नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आज का अध्याय एक अनोखा है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार आज इस पुस्तक में हम बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखित। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल के भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे। एक अमीर आदमी का हो और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी और अमीर नहीं थे। अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत करते थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एक कदम आगे थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। ये 2 टैगलाइन है, बाकी में बहुत अच्छी है। पैसे का मोह बुराई की जड़ है और पैसे की कमी बुराई की जड़ है। अब बताइए दोनों में से क्या चीज़ सही है? मोह कहने वाला व्यक्ति, ये वो रिच मैन तो कह सकते हैं जो अमीर है। गरीब आदमी कहे मोह बड़ी बुरी चीज़ है, तो वो बस मनी अपने ऊपरी मन से कह रहा है, पैसे नहीं कह रहा। असल में उसी की कमी उसकी बुराई की जड़ है, क्योंकि वो गरीब है, उस पर पैसे की कमी है। वो चाहता है मैं गाड़ी खरीदूँ, वो चाहता है मैं ये सामान भी खरीदूँ, नहीं खरीद पा रहा कमी की वजह से, तो वो पैसे को बुराई ही बताएगा। किसी ने सही कहा है, जो चीज़ हम पे नहीं होती और दूसरे किसी व्यक्ति पे हो तो हमें वो चीज़ बुरी लगती है। उदाहरणार्थ आप मान लें आपके घर इन्वेटर नहीं है, उस सामने वाले घर में इन्वेटर है, तो आप कहेंगे अरे ये बिजली बहुत खाता है, इससे बिल बहुत आता है। अच्छा, 24 घंटे फालतू बिजली फूकती है। चलो भाई, अब गर्मी पड़ी, उसके घर एसी है, आपके घर एसी नहीं है, तो आपके गरीब आदमी क्या कहता है, एसी शरीर को खराब कर देता है, बीमारियां पैदा करता है, एसी से बच के रहो। ये तो नहीं कह रहा है कि उसकी क्षमता नहीं है एसी खरीदने की, उल्टा ही दूसरे के किए पे गलती निकाल रहा है। ये बुरी आदतें हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे।
उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या है। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछता कर रहता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता, हाँ मैं बिल्कुल सही है, हाँ वे बिल्कुल सही है। मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कह लें मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को ये नहीं पता बुड्ढे को ये नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे। डैडी को ये नहीं पता कि वो मुझे क्या कह रहा है, मतलब डैडी तो नहीं है, शब्द लिखा है बुड्ढे, शायद ये उस समय उन बचपन के टेडी बियर का नाम हो, वो इसमें लिखा है। बुड्ढे को नहीं पता कि ये वह मुझे क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे। ये उनके लेखक और उनके गुड्डे के बीच बातें चल रही हैं, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। मध्यम वर्ग कर्ज में डूब रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखाता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधित निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूलों में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सक मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा ख़त्म हो जाए? किस तरह कोई देश तरक्की पर कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे? चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ा था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरा प्रश्नवाचक। ये बहुत सुंदर वाक्य है, ये भी नोट करने योग्य है।
एक में बात ख़त्म हो जाती है, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाती। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग की आलसी पना है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वे अपने दिमाग को खुला सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत कराते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसी से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडी की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि मुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सक जाए तुम्हें। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जब पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे कहते थे खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। कितनी बड़ी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपकी ज़रूरत है भाई। अब घर में फ्रीज आएगा तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि फ्रीज लाना चाहिए, कि इसमें भी निवेश करोगे, बाद में महंगा बिकेगा तो बेच दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। ये चीज़ें तो स्वाभाविक हैं। परिवार आएगा तो सामान भी बढ़ेगा, छोटा घर है तो कल को बड़ा भी होगा। ये तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है इसे करना। ये आपका निवेश नहीं है। आप घर बेचने ब्रोकर थोड़ी है, प्रॉपर्टी वाले ब्रोकर जो कि एक घर बनाया फिर बेचा फिर बनाया फिर बेचा, वो ब्रोकर भी एक घर में रहता है, उस घर को नहीं बेचता। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेखक लिखते हैं आगे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को अपना ध्यान रखना चाहिए, आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचा
चाचाओं से बहुत प्रभावित थे, जो सेना में चले गए थे, और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजार कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायरमेंट कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी के ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसीलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे में डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इसलिए इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायी और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं, जिसमें से मैं नौकरी दे सकूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे ये विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते रहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बात करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी की ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। कितनी बड़ी बात है। पैसा पास में ना होना अस्थायी है। अस्थायी मतलब स्थित नहीं है, आज है कल नहीं। ये गरीबी स्थित भी हो सकती, रुकी रह सकती। तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी वाकई में अपने आप को कभी नहीं कहना चाहिए। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे से बहुत ताकत है, पैसे में बहुत ताकत है। वाकई में पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैंने यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि वो इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसा कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह कमाया जा सकता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है, पैसे से कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इस शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है, अमीर डैडी कहते थे।
9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं और जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बांटती थीं और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा, देर तक ये देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरते थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ। दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं यह आहा भर कर यह कहूँगा, आज मैं सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बांटती थीं और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1960। और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना सुनने का मेरा फैसला खुद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रही है। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है और तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब पूरी शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। ये पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इससे वही उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शन की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शन जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। धन्यवाद। रॉबर्ट कियोसाकी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।